जी प्यारे बच्चों, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो हमने कल एक फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया था एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी बच्चों इसलिए अपलोड की जा रही है, जिन भी बच्चों का सीटेट का एग्ज़ाम हो, जिन भी बच्चों का डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, उन या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध होता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में से हमें किस किस टॉपिक को उठाना है, कितना मटेरियल हमें उसमें से अपना नोट्स पार्ट बनाना है, ये मैं आपको साथ साथ कराता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ पर ज़रूरी होगी, जहाँ पर ज़रूरत लगेगी, वहीं उसी चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ें दी जाती हैं, जैसे देख रहे होगे आप अध्याय 2 लिखा है, यानी कि 2nd चैप्टर है आज का, हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। सबको पता होना चाहिए हम कौन सी क्लास की कौन सी बुक सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चों पहले मैंने कल भी बताया था आपको कि हमें इसमें से, जैसे देखो एक तो वर्ड दिया है आखेट, आपको पता है आखेट किसे कहते हैं? आखेट मैंने कल ही समझाया था आपको। फर्स्ट चैप्टर में आखेट शब्द के बारे में, संग्राहक शब्द के बारे में और पूरा तत्वविद के बारे में, तीनों शब्दों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है, उसके बाद 2nd चैप्टर पूरा समझ आएगा आपको। अगर कोई डायरेक्ट 5वां चैप्टर पढ़ रहा है, 6ठा चैप्टर पढ़ रहा है, समझ आएगा। लेकिन 100% अगर आप चाहते हो कि आपका टॉपिक क्लियर हो, तो 100% के लिए आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ना है। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, तुषार की रेल यात्रा। अब देखो इस क्वेश्चन से हमारे किसी भी पेपर का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें कि ये मान लेते हैं कि पीआरटी में, या मान लेते हैं सीटेट में कि ये क्वेश्चन आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। इस क्वेश्चन का हमारे पेपर से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मोरल या कोई इस तरह की ऐतिहासिक बात जरूर छिपी हो सकती है जो एग्जाम में पूछ ले। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लेते हैं किसी ट्रेन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे दिया, हमें तुषार की स्टोरी से नहीं आएगा कोई भी पेपर में क्वेश्चन, हमें तुषार में दी गई जो थीम है ना, उससे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक बार सरसरी तौर पे कुछ सेकंड के लिए इसको पढ़ के देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ काम का लगेगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, नहीं तो इससे आगे बढ़ेंगे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो बच्चों एक सेकंड, जितना भी आपके सामने तुषार से रिलेटेड मटेरियल यहाँ पर, तुषार से रिलेटेड लाइंस यहाँ पर गिवन है, उससे बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक किसी भी पेपर में। हाँ, जिस क्लास की बुक है उस क्लास में क्वेश्चन बन सकता है। हमारे किसी एग्जाम में बात करें हम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब इस पूरी की पूरी जो लाइंस, जो पूरा एक पैसेज दिया हुआ है आपके सामने, इससे क्या हमें थोड़ा हिंट मिला है? तो वो हिंट ये मिला है बच्चों कि जो तुषार नाम का व्यक्ति है, तुषार नाम का लड़का है, वो अपने चाचा से पूछ रहा है या वो कल्पना कर रहा है कि क्या पहले, आज से पहले, आज तो चलो ट्रेन है, आज ट्रेन है, ट्रेन के कुछ दिन बाद, कुछ दशक बाद बस आई, लेकिन क्या बहुत पुराने दिनों में, यानी बहुत पास्ट की बात सोचूं, तो क्या ट्रेन भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, तो लोग सफ़र कैसे किया करते होंगे? तो इसका मतलब क्या लोग एक ही जगह पर अपना समय बिता दिया करते थे? तो उसको इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये जानने की उत्सुकता है, क्यूरोसिटी है कि लोगों का जीवन पिछले टाइम में कैसा रहा है,
पास्ट टाइम में लोगों का जीवन किस तरह का था, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे या नहीं जाया करते थे, और जाते थे तो क्या रीजन रहे होंगे, वो अपने एक स्थायी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाते होंगे। आज की डेट में आप देखते हो हम सब के जहाँ भी घर हैं, हम सब वहीं रहना पसंद करते हैं और हमारा एक स्थायी निवास है। जब हम अपने स्थायी निवास को एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, तो पास्ट टाइम के लोग क्या जाया करते थे। ये तुषार के माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ कल्पनाएं चल रही हैं, कुछ इमेजिनेशंस चल रही हैं जो इस चैप्टर में क्लियर की जाएंगे। बस बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आना। एक हिंट दे दिया, एक आपको थोड़ी थीम दे दी इस पूरी की पूरी 10-15 लाइनों ने कि भाई वो क्या पूछना चाहता है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। तो चलो बच्चों, पहले हम बात करते हैं चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट बात जितनी काम की है। चलिए ध्यान से समझिए। आरंभिक मानव, जो बिल्कुल शुरुआत का मानव था, उस मानव के बारे में बात की जा रही है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, पहले के लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो बच्चों इसमें 3-4 रीजन दिए हैं। इस किताब के सेकंड चैप्टर में 3-4 रीजन दिए हैं कि जो शुरुआत के लोग थे, आरंभिक जो मानव थे, वो इधर से उधर क्यों घूमते थे, क्या रीजंस थे। तो देखिए इसमें सबसे पहला रीजन दिया है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जो आज से 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चैप्टर में सबसे पहले ये नोट करनी है आपको। सेकंड चैप्टर में क्या लिखना है कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, आज की डेट में हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। आखेटक शब्द याद करो, पिछले चैप्टर में बताया था, यानी कि शिकार। खाद्य मतलब खाने की वस्तुएं, संग्राहक मतलब जो इकट्ठा की जाती हैं, मतलब वो किसी भी तरह शिकार करके खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे जो लोग, उनका नाम क्या रख दिया, आखेटक खाद्य संग्राहक। तो इस नाम से उन लोगों को जाना जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखो वही बात है जो ऊपर बताई जा रही है कि भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनको ये नाम दिया गया है, क्योंकि वो भोजन की व्यवस्था इसी तरह से करते थे, शिकार करते थे खाने पीने की चीज़ों के लिए, और उनको इकट्ठा करते थे और फिर वो लेकर आते थे जो उनके परिवार, जो उनकी फैमिलीज होती थी। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आमतौर पर ये लोग किसका शिकार करते थे, जंगली जानवर का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। अब बच्चों आप काम की बात समझना, यहाँ से चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अभी तक मैंने नोट करने के लिए सिर्फ इतना बोला है, मैं बेशक इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको नहीं इसके नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स में सिर्फ इतना लिखना है। अब इसके बारे में मैं कुछ आपको समझा दूं। पहले देखो, आखेटक खाद्य संग्राहक जो ऊपर वर्ड यूज किया गया था, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय यानी पूरा ग्रुप के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे, जो उनका ग्रुप था, जो उनका समुदाय था, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे, कई सारे कारण थे। तो बच्चों जहां तक मैं आपको यहां तक पढ़ा पाया हूं, उसी से आपको देखो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये लोग देखो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ये लोग मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियाओं को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां, इन सब चीजों को खाते थे। यानी ये शाकाहारी भी थे, ये मांसाहारी भी थे। मांस का प्रयोग ज्यादा करते थे, शाक का प्रयोग कम करते थे। तो इन लोगों को डर था, इन आखेटक खाद्य संग्राहक लोगों को डर था, कहीं वो जितनी भी चीजों को खाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, कहीं वो चीजें खत्म ना हो जाए। तो एक सबसे पहला फर्स्ट रीजन ये था उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का। मतलब उनको एक डर था कि अगर आज मान लो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं,
कल को अगर मान लो हम यहीं पे डेली जंगली जानवरों का शिकार करेंगे तो कुछ जंगली जानवर तो डर की वजह से, जब डेली शिकार होगा तो कुछ तो डर की वजह से वहां से भाग जाएंगे, और कुछ जब धीरे धीरे डेली उनकी मरने की बारी आएगी तो वहां पर शिकार भी कम हो जाएगा, यानी वहां पर जंगली जानवर कम हो जाएंगे। मछलियां, चिड़िया जब पूरे दिन ही ये चीजें खाई जाएंगी तो ये भी कम हो जाएंगी, और फल फूल तोड़े जाते थे, पौधे पत्तियां, मतलब उनके अंदर एक डर था इस चीज को लेके कि कहीं ये चीजें खत्म ना हो जाएं और हम यहाँ पर रहकर भूखे ना मर जाएं, इसलिए वो इधर से उधर जाया करते थे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी कि इस महाद्वीप के लोगों को आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता था। एक तो वो शिकार करते थे, फूल पत्तियां भी खाया करते थे, लेकिन इधर से उधर जाने का रीजन क्या है, कहीं ये चीजें समाप्त ना हो जाए। चलो पहला कारण दिया भी है, देखो उसने पहले कहा इसके कई कारण हैं, फिर उसने पहला कारण दिया है तो समझ लेते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो बच्चों जो मैंने अभी स्टोरी आपको समझाई है वही स्टोरी यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है, तो कुछ इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब यहाँ तक लिख लो आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे तो एक लाइन इसी में नोट बना के लिख देना, वे लोग इधर से उधर इसलिए जाया करते थे क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियां, चिड़ियां, फल फूल खाते थे, कभी वो खत्म ना हो जाए, कभी वो चीजें समाप्त ना हो जाएं, इस वजह से, इस डर की वजह से वो इधर से उधर जाया करते थे। तो उम्मीद करता हूं पहला रीजन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड रीजन देखो, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कहने का मतलब ये है जो जानवर हुआ करते थे ना, वो जानवर भी इन मनुष्यों की तरह अपना शिकार ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरी स्थान जाया करते थे, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे तो उनका पीछा करते करते ये आखेटक खाद्य संग्राहक लोग भी उनके साथ साथ इधर से उधर चले जाया करते थे। तो बच्चों दो रीजन बता चुका हूं, पहला रीजन इसके साथ आपको ऐड कर देना है, सेकंड रीजन भी लिख देना है। मुश्किल से 1.5 पेज के नोट्स बनेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के, 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा नहीं मटेरियल होगा, और बहुत ही आसान भाषा में नोट्स बनाने हैं आपको, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला कारण उनको डर था जंगली जानवरों के या मछलियों के या फिर फल फूलों के खत्म होने का। दूसरा कारण, जितने भी जंगली जानवर थे वो जंगली जानवर अपने शिकार की खोज में जब इधर से उधर जाया करते थे तो उन्हीं का पीछा करते करते आखेटक खाद्य संग्राहक भी पीछे पीछे उनके इधर से उधर पहुंच जाया करते थे। बच्चों चलिए नेक्स्ट थर्ड रीजन पढ़ते हैं। लिखा है तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि मान लो सीजनेबल क्या होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीजनेबल पेड़ पौधे होते हैं, तो जिस समय जिस चीज़ का जहाँ पर मौसम है, जहाँ पर उसका एक टाइम आ चुका कि यहाँ पर इस चीज़ की खेती होगी या इस चीज़ के पेड़ पौधे लगेंगे, तो उस जगह पर ये लोग पहुँच जाया करते थे। जहाँ पर जिस चीज़ का समय था, जिन फल फूलों का समय था, जिन पेड़ पौधों का समय था, ये लोग वहीं पहुंच जाया करते थे। तीसरा रीजन है बच्चों इनका इधर से उधर जाने का, किनका, आखेटक खाद्य संग्राहक का। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। इस पूरी कहानी में वो ये कहना चाहता है कि पानी के बगैर बच्चों किसी का भी जीवन संभव नहीं है, ये बात हमें पहले ही पता है। और ये लोग नदियों के किनारे बसे हुआ करते थे, और भारत में कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं बच्चों, जो मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं। भारत की सभी नदियाँ थोड़ी ना सदा जल नीरा है, सदा जल नीरा वो नदियां हैं जो हिमालय से बहती हैं, जो मौसम के अनुसार नदियां चलती हैं, जो बरसात के समय पे जिनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ती है या पानी ज़्यादा होता है, उन नदियों के पास बसे हुए लोग वहाँ से स्थान को बदलकर दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो चौथा कारण भी उनका जेन्युइन है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो पानी की खोज में वो जिस जगह पर रहते थे, हो सकता है वहाँ पर मौसमी नदियाँ हों, तो वहाँ पर उनका जीवन लंबा नहीं चलेगा, इसलिए वो वहाँ जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते थे।
तो 4 रीजन मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट समझो बच्चों, बिल्कुल आसान। एनसीईआरटी का मतलब बिल्कुल आसान। जब एनसीईआरटी को बच्चों 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आप खुद सोच के देखो कि क्या सिलेबस का स्टैंडर्ड है। बेवजह लोड लेने की जरूरत नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को आप रेगुलर अगर पढ़ें तो मुश्किल से एक दिन के 6-7 घंटे में एक किताब खत्म कर सकते हैं आप। इतना ही इसका सिलेबस होता है और इससे ज़्यादा हमें बहुत गहराइयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों वाले नहीं बनेंगे जो इसमें इमेजेस या पिक्चर्स, वो आपको चैप्टर को समझाने के लिए हैं, हेल्प करने के लिए हैं कि आप उससे समझ पाओ, ना कि उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? सबसे पहले देखिए, पुरातत्वविदों पढ़ चुके लास्ट क्लास में को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक, अभी अभी पढ़ा आपने, किया करते थे। मतलब पुरातत्वविदों को क्या मिला है बच्चों? जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे वो चीजें मिली हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। बिल्कुल सही बात है। उस समय में आपको पता है हमारे पास बहुत सारी धातुएं नहीं थी कि हम अलग अलग धातुओं से अलग अलग प्रकार के हथियार बना सके, औजार बना सके, जिससे कि हम जंगली जानवरों का शिकार कर सकें, या फिर हम किसी भी और काम के लिए जैसे कि जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सकें, या किसी तरह की कोई लड़ाई है उसमें प्रयोग कर सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई धातु से बन जाए, तो सारा काम पत्थरों से चलता था। इसलिए पत्थरों के काल हैं, पाषाण युग हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। बहुत सारे पत्थरों के औजार ऐसे हैं जो आज भी देखने को मिल सकते हैं हमें देखने के लिए म्यूजियम वगैरह में आज भी वो रखे गए हैं। तो हम उनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं उस टाइम के लोग किस तरह शिकार किया करते होंगे, किस तरह के उनके पत्थरों के बने हुए औजार होते थे। तो इस पूरी कहानी में बच्चों क्या बताया जा रहा है कि जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं को खोज लिया है जिससे आखेटक खाद्य संग्राहक क्या किया करते थे, उनसे शिकार किया करते थे। वो किस चीज के बने होते थे? पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। क्या बने होते थे बच्चों? औजार। चलो भाई, तो इसमें से भी आपको इतने डाटा में से जो मैंने मेन मेन बातें बताई हैं उनके नोट्स बना लेने हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ, इससे बच्चों कोई भी क्वेश्चन बनने का कोई मतलब नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यही सारी बात आप यहाँ समझ चुके हो कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं उन्होंने पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए थे। अब औजार बनाने का मकसद ही क्या है? वो या तो शिकार करते थे, जंगली जानवरों की खाल उतार लेते थे, उसका प्रयोग करते थे खाल उतार कर, या फिर फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, इन सब चीज़ों का, या पेड़ को काटना है। हथियार का मतलब, औजार का मतलब ही क्या है? इन्हीं सब चीज़ों में तो यूज करेंगे उसका। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने 2 चित्र दिखाए गए हैं। दोनों चित्र के बारे में बिल्कुल 5 सेकंड के लिए यहीं पे स्टॉप करके समझते हैं। ये वाला जो चित्र है आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला चित्र देखो, यहाँ पर साइड में बताया भी है। बायां चित्र जो है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जिस तरह आज की डेट में व्यक्ति एक खुरपे का यूज करता है, यानी कि जिन चीज़ों को खोदने के लिए प्रयोग करता है, तो उसके लिए एक इस तरह का शेप का उन्होंने पत्थरों का अपना हथियार बनाया हुआ था। तो ये पत्थरों का हथियार खोदने के काम के लिए था, यानी कि खुदाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और जो ये है, ये सिलाई के लिए काम में लिया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। यानी कि एक तरह की ये सिलाई करने का हथियार बनाया हुआ है इन्होंने, औजार बनाया हुआ है, और ये किस तरह का? खुदाई करने के लिए। तो बच्चों इससे कोई मतलब नहीं है, बस चैप्टर को जितना चीज़ें सामने आती रहेंगी, समझते रहेंगे तो और ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरह के औजार या हथियार बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे या किसी धातु के बने होते थे। चलिए नेक्स्ट, रहने की जगह निर्धारित करना।
अब देखो इसमें बताया गया जैसे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के रहने के प्रमाण मिले हैं। वो क्षेत्र यहाँ पर रेड करके अभी दिखाऊंगा आपको, कुछ चीजें शो की हुई हैं। तो उसके बाद कहता है कि इनके अलावा भी और कई स्थानों के, मतलब रहने के स्थान की बात की जा रही है बच्चों। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आने के चांस हैं। मैं बात सी टेट की कर रहा हूँ सबसे पहले, कि सी टेट का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको एनसीईआरटी की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे पहले जो बातें बताई, देखो इसमें आखेटक खाद्य संग्रह का आपको पता ही है, पूरा स्थल क्या होते हैं, ये बात आपको आगे क्लियर होने वाली है। ठीक है, मैं आपको देखो इसको दिखा भी दूं, जैसे ये भीम बेटका लिखा हुआ है, ये पूरा स्थल है एक तरह का। मतलब कुछ कुछ चीजें आपको इस तरह रेड में यहाँ पे लिखा है, देखो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, यानी कि पूरा स्थल पूरा पानी कौन सी है जो इस तरह से रेड में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका अभी कोई महत्व नहीं है, इसका इतना ज्यादा अभी कोई यूज नहीं है हमारे लिए। जी, अब देखिए ये हमारे काम का टॉपिक है, पॉइंट है हमारे काम का, पूरा स्थल, जो मैंने अभी कहा आपको कि आगे हम इसको समझेंगे। आपको देखो कौन कौन से एनसीईआरटी के शब्द क्लियर हो चुके हैं, पूरा तत्वविद, इतिहासकार, आखेटक, और कौन सा पूरा स्थल, और भी शायद एक दो है जो माइंड से स्किप है। पूरा स्थल बच्चों उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जिस भी जगह पर खुदाई में, जिस भी जगह पर खोज में आपको पुराने औजार, बर्तन और इमारतें दिखाई दें, वस्तुएं दिखाई दें, उन अवशेषों को, उनसे रिलेटेड जो भी अवशेष मिलते हैं, उन्हीं स्थानों को बच्चों पूरा स्थल कहते हैं। एक बार फिर समझिए, पूरा स्थल का मतलब क्या है, पुरानी चीजों से रिलेटेड स्थल, यानी वो स्थान जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जरूरी नहीं है आपको पूरी पूरी इमारतें मिलेंगी, इमारतों से रिलेटेड चाहे एक छोटा सा टुकड़ा क्यों ना मिल जाए, कोई बर्तन मिल जाए बहुत पुराना, कोई औजार मिल जाए, मतलब कुछ भी इनमें से मिलता है, उस स्थान का नाम पूरा स्थल रखा जाता है। क्लियर है आपको ये सभी बातें? जहां तक उम्मीद करता हूं बेसिक सी बातें, कुछ इसमें टिपिकल जैसा है नहीं, तो पूरा स्थल हमें समझना था, वो क्लियर हो चुका है। ये बच्चों काम की बात है, ये काम की बात है। अब इन पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम। आग की खोज, तो देखिए यहां राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। देखो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। आग की खोज जो इंसान ने की है, इस बुक में क्या कहा जा रहा है, जो कुरनुल गुफा है, यहां राख के अवशेष मिले, यानी सबसे पहले इस किताब के अकॉर्डिंग राख के अवशेष कहां पर मिले हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहां मिले हैं, कुरनुल गुफा। तो जो कुरनुल गुफा है उसके पास अवशेष मिले हैं, इसका मतलब आरंभिक जो लोग हैं, शुरुआत के जो लोग हैं, वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, लाइट के लिए जिससे थोड़ी रोशनी रहे, मांस भूनने के लिए, पहले कच्चा मांस खाया करता था आदि मानव, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, जहां पर भी इंसान अपना निवास करता था उसके चारों तरफ आग की, मतलब आग जलाई जाती थी जिससे जंगली जानवर ना आए और जंगली जानवर इंसान का शिकार ना कर दें। तो आग के जो फायदे थे, आग के जो यूज थे वो बताए गए। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब बच्चों ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको भी समझेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाम और तीतियां।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। किसने नाम रखे हैं? पुरातत्वविदों ने। आरंभिक काल को वे, यहां से लिखना बच्चों, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। जो हमारा आरंभिक काल था उसका नाम क्या दिया गया? पूरा पाषाण काल। यहां यह शब्द जो बना है पूरा पाषाण, यह दो शब्दों से मिलकर बना बच्चों। पूरा का अर्थ यहां पर क्या है? प्राचीन। पूरा का अर्थ है प्राचीन, और पाषाण का अर्थ यहां पर क्या है? पत्थर। यानी कि पूरा का अर्थ क्या बताया गया? प्राचीन, और पाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर। तो ये जो हमारा काल है, ये बच्चों प्राचीन जो काल है वो पत्थरों का काल कहलाता था। पत्थरों का ज्यादा यूज था, बाकी किसी भी धातु का यूज नहीं था, क्योंकि धातु पता ही नहीं था, धातु मिली नहीं थी, कोई खोज ही नहीं हुई थी। यह नाम पूरा स्थलों, अभी पूरा स्थल समझाया आपको, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, कुछ नहीं लिखना यहां तक, बस इतनी बात जरूर लिखनी थी, ये वाली बात। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण जो काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये लिखनी है आपको वो लाइन लिखनी है। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, इतना लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट कहां से लिखना है? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? पूरा पाषाण को। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण। आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई है। बिल्कुल नहीं लिखना, इतनी बात जरूर लिखनी है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण और युग, बस यहां तक लिखना है। यहां तक के नोट्स बनाना बच्चों। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरण के अंदर बदलाव मिलते हैं देखने को, उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं बच्चों। अभी हमने पढ़ा, देखो यहां पर मध्य, उत्तर पाषाण और आरंभिक, तो इसमें से मध्य पाषाण के लिए क्या बताया जा रहा है? जिस काल में हमें पर्यावरण के अंदर देखने को बदलाव मिलते हैं उस काल को हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये शब्द दे दे, हो सकता है ये दे दे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका समय लगभग, किसका समय? मेसोलिथ का या फिर मध्य पाषाण का। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। एक बार ध्यान से समझो बच्चों, पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? आपको बताया 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। मध्य पाषाण का समय क्या माना जाता है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक। इस काल के, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मध्य पाषाण की। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें, ये पूरी लाइन लिखनी है, पूरे नोट्स आपको बनाने पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता। जो मध्य पाषाण के हथियार या औजार बनाए गए वो बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। बच्चों ये यहाँ तक लिख लेना ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इंपॉर्टेंट तो उतना ही था जितना मैंने हाईलाइट किया, लेकिन ये लाइन जोड़ दोगे तो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा अच्छे से। चलो लास्ट देखिए बच्चों, अगले युग की शुरुआत। अगला युग, अगला युग मतलब किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट वाले की। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। 10,000 तक तो, 12 से 10 तक तो आपको पता है मध्य पाषाण चला, अब जो नेक्स्ट चलेगा वो 10 के बाद ही तो चलेगा। यानी अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण नाम दिया गया बच्चों, इसे नव पाषाण नाम दिया गया। नव पाषाण का अर्थ क्या होता है आप सबको पता होगा, नया पत्थरों का युग, यानी पत्थरों का नया जो काल है, ये बीच वाला काल है और वो सबसे आरंभिक काल है।
तो बस इतना यहाँ से नोट करना है, यहाँ तक के नोट्स बनाने हैं बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इससे आगे। बदलती जलवायु, कुछ काम का होगा तो यहाँ से भी उठाया जाएगा। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु में लगभग 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ती चली गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ध्यान से देखो, लगभग 12,000 साल पहले की बात चल रही है। दुनिया की जलवायु में चेंज आया। दुनिया की जलवायु जब चेंज हुई तो उसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले, यानी कि गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आए, गर्मी बढ़ने के बाद जो रिजल्ट आए, कई क्षेत्रों में बच्चों घास वाले मैदान बनने लग गए, घास उगने लग गई, बड़े बड़े मैदान बन गए घास के। और घास को खाने वाले जीव, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की तादाद संख्या बढ़नी शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और घास के बड़े बड़े मैदान क्यों बनने लगे? क्योंकि जलवायु में बदलाव देखने को मिल रहा था। ये बात कब की है? लगभग 12,000 साल पहले की। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, ये बात हम पढ़ ही चुके थे। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। कुछ लोगों को लगता हो कि इनको पाल लिया जाए, जैसे कि गाय को, भेड़ को, बकरी को। आपको पता है कि लोगों ने पालतू बनाया भी है। तो लोगों को इनके नज़दीक जाने लगे, इनको पालने की कोशिश करने लगे। चलिए जी नेक्स्ट, खेती और पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में बच्चों गेहूं, जौ और धान, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे। यानी प्राकृतिक रूप से उगने का मतलब क्या है? कि किसी ने खेती नहीं की, प्रकृति के रूप में, प्रकृति की तरफ से वो चीजें उगने लगी थी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी जब प्रकृति ने हमें ये तोहफा दिया, प्रकृति ने जब हमें ये अनाज दिए, तो जो महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे उन्होंने इनको बटोरना शुरू कर दिया होगा, अपनी भूख के लिए इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए बच्चों, किसान बन गए वो। पहले देखो, प्रकृति की तरफ से एक तोहफा, एक गिफ्ट था गेहूं, जौ और धान। इनको लोगों ने बटोरा, इनको लोगों ने खाना शुरू किया। फिर लोगों ने इनके बारे में समझना शुरू किया कि किस मौसम में ये चीज़ें उगाई जाती हैं, किस मौसम में इनकी कटाई होती है। और फिर वो धीरे धीरे बच्चों एक अस्थायी मनुष्य से क्या बनने चले गए? कृषक। और जब वो कृषक ही बन गए तो सोच के देखिए वो अस्थायी कैसे रहेंगे। भाई मेरे कहीं पे खेत होंगे, मेरी कहीं पे ज़मीन होगी, तो मैं उसको छोड़कर दूसरी जगह थोड़ी ना, दूसरी से तीसरी जगह थोड़ी ना जाऊंगा। मैं अपनी खेती बाड़ी को एक ही जगह पे सेट करूंगा और वहीं पे अपना मकान, दुकान, अपने घर वगैरह को शिफ्ट करूंगा, ताकि मैं वहाँ पर स्थायी रह के खेती कर सकूँ और कृषक बन सकूँ। तो अगर वो कृषक बन गए तो समझ जाइए वो स्थायी बनने की तरफ है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। लोगों ने, जब लोगों के पास खेती बाड़ी थी तो उनके पास चारा है, चारे को वो रखकर अट्रैक्ट कर रहे हैं जानवरों को अपने घरों के पास आने के लिए। और धीरे धीरे उन जानवरों की हैबिट पड़ने पर उन्होंने उनको पालतू बना लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जैसे कई बार आप पढ़ते हो, लिखा होता है कि सबसे पहले मानव ने
कुत्ते को क्या बनाया है, पालतू। तो जैसे एनसीईआरटी में क्या दिया बच्चों, कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि जंगली कुत्ता था जिसको पालतू बनाया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। देखो पहले वो क्या बने, कृषक, फिर बाद में क्या बने, पशुपालक। बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव पहले कृषक बना या पहले पशुपालक बना। तो आपको हमेशा क्रम क्या रखना है कि पहले मानव क्या बना बच्चों, कृषक, और कृषक के बाद क्या बना, पशुपालक। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात अगर आपने कर ली तो एनसीईआरटी के राजा हो जाओगे आप। कुछ नहीं बच रहा इस पेज में, हम पूरी बात समझ चुके हैं कि जो ये उपमहाद्वीप है इसमें गेहूं, जौ और धान जो है वो प्रकृति की तरफ से मनुष्य को एक तोहफा था और मनुष्य ने उसको देखकर खेती करना सीख लिया और मनुष्य बन गया पहले कृषक, और कृषक के बाद बना वो पशुपालक। और सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, जंगली कुत्ते को। उसके बाद तो बच्चों आपको पता ही है बहुत सारे, जी ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा आगे और देखते हैं। जितना मैंने स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया बच्चों वो सारा पढ़ चुके हो, वही चीज़ें रिपीटेड हैं, थोड़ी सी ज़्यादा व्याख्या कर रखी है। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल एग्जाम में जो सीधी बात पूछी जाए, नो बकवास, सीधी काम की बात, वही हमारी सारी एनसीईआरटी से हम निकाल रहे हैं और वो सारे के नोट्स बनाने हैं। तो देखो बच्चों, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु ये कुछ भी काम का नहीं है यहाँ तक। अब आप यहाँ से देखिए, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने। बच्चों इस पूरे के पूरे पृष्ठ पर, पेज पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि उसे नोट कर लेना। अब बात आती है बच्चों यहाँ से हम इम्पोर्टेंट कुछ निकालते हैं। चलिए जी, स्थायी जीवन की ओर। मैंने अभी आपको बताया जब वो कृषक बन गए तो वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ चुके हैं, पशुपालक बन गए तो भी स्थायी जीवन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो बच्चों पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों, ये सारे शब्द आप जान चुके हो, पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, जो थोड़ी देर पहले मैप में मैंने कहा था कि कुछ इस शेप में रेड कलर के बने हुए हैं, वो सारे के सारों में बुर्ज होम या और भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड थी। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो बच्चों देखो, इसमें जितनी भी काम की बात मुझे लग रही है आपके लिए, पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, यानी कि ये संकेत है किस चीज़ का, कि मानव स्थायी हो चुका है। पुरातत्वविदों ने जब खोज की तो उनको पूरा स्थलों पर क्या मिली, झोपड़ियां और घरों के निशान। इट मीन्स
जितना भी मानव था वो स्थायी जीवन की तरफ बढ़ चुका है। उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब वो एक ही जगह रुक कर रहना शुरू कर चुके हैं। जो हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था इधर से उधर, अब वो इधर से उधर खत्म हो चुका है। कारण मनुष्य के पास पशुपालन भी हो चुका है, मनुष्य के पास कृषि भी हो चुकी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ये लिखना जो मैंने आपको बताया, सिर्फ इसको नोट करना है, आपके काम का वही था। ये कुछ पत्थरों से बनी हुई चीजें, औजार, हथियार, जी आगे देखिए। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। किससे मिले हैं? नवपाषाण युग से। यहाँ मध्य पाषाण की बात नहीं हो रही। नवपाषाण युग से पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बेसिक बातें हैं बच्चों, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको लिखवाने लायक है। ये बात तो सबको पता है बर्तनों का प्रयोग किस लिए होता है। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ये बात थोड़ी सी काम की लग रही है मुझे। चावल और गेहूं तथा दलहन यानी दालें, तिलहन मतलब तेल, दलहन मतलब दालें, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि इंसान बच्चों क्या बन चुका है? कृषक। और कृषक बन चुका है। जब आप खेती बाड़ी के काम में आ ही चुके हो तो फिर तो बहुत तरह की फसलें होंगी, बहुत तरह के अनाज होंगे, बहुत तरह की दालें होंगी। तो अब इंसान इनको अपने आहार में यानी खाने पीने में लाने लगा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखो एक बार, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास, इंपॉर्टेंट है बच्चों लिखना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है, जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल यानी कि बिल्कुल एक ना तो पहाड़ी इलाका है ना ही पठारी है बल्कि समतल इलाका है और हरा भरा इलाका। मेहरगढ़ संभवत वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ के लोग वो लोग हैं, ये वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले, ये यहाँ तक की लाइन बच्चों आपको नोट्स में ऐड ऑन करनी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण समझ पा रहे होंगे आप? भंडारण किसका? कोठार। आज की डेट में हम जिसे बोलते हैं, हमारा जो ग्रीनरी एरिया, सॉरी, जहाँ पे हम ग्रेन को रखते हैं यानी अपने अनाजों को रखते हैं, उस एरिया को ये क्या बोलते थे? भंडारण। जहाँ पर गेहूं या जहाँ पर जौ या जहाँ पर दलहन दालें रखी जाती थी, स्टोर करके रख लेते थे, उसको भंडारण कहा गया है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये पूरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाषाण काल में या नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ पे मृतकों के साथ कुछ खाने पीने की वस्तुओं को रखा जाता था। क्योंकि वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मृतकों को बिल्कुल उन्होंने मरा हुआ नहीं मान लिया था। उन्होंने माना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो वो भूखे ना रहे। अपने लोगों के प्रति जो उनके इमोशंस थे, उन इमोशंस के चलते हुए उन्होंने उनके साथ कुछ ना कुछ भोजन की सामग्री को रखा। अब देखिए, जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, उसी का एक एग्जांपल है वैसे तो, जो बात हम पढ़ चुके।
ऐसी कई कब्रें मिली है मेहरगढ़ में, जो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। आपको पता ही है, पूरा चैप्टर पढ़ा आपने बड़ी मस्त से, तो आपको पता होगा बच्चों, इस मस्ती मस्ती में जो चैप्टर पढ़ा गया है, जो आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग पहले मांसाहारी थे। मैंने चैप्टर को पढ़ाते हुए कहा है कि ये मांसाहारी ज़्यादा थे और शाकाहारी कम थे। अगर इन्हें मांस मिल रहा है तो ये शाक को छोड़ सकते हैं। इनकी जो प्राइमरी बेसिस पे जो फूड है वो मांस है, सेकेंडरी क्या है, शाक है। शाक मतलब हरी सब्जियां, शाक मतलब हरी पत्तियां, जो भी खाने की वस्तुएं शाक थी यानी शाकाहारी थी, उन सबको ये सेकेंडरी बेस पे रखते थे। फर्स्ट इनका क्या था, मांस। तो एक मृतक के साथ, देखो ये मृतक है, ये मृतक का कंकाल दिखाई दे रहा है, इसके साथ बकरी रखी हुई है। बकरी रखने का मकसद क्या है बच्चों, कि भूख लगे तो खा ले, ठीक है। बस जी, कंप्लीट है आपका चैप्टर। अब बच्चों आप देख पा रहे होगे, जितना हमने पढ़ा है उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। जितनी लाइनें मतलब आपको लिखवाई हैं बस वो लिख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन, देखो किस टाइप के हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब क्योंकि के कई रीजन हैं, आपको 4 रीजन स्टार्टिंग में बताए हैं। आप खुद सोचना, इस क्वेश्चंस को आप लिख लेना। उसके बाद देखो, घास वाले मैदानों का विकास, यहाँ पे डैश है, साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ, मैंने आपको बताया था, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हुई। जब जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला तो घासों के मैदान, ये भी खुद करके देखना है आपको। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आखेटक खाद्य संग्राहक के लिए मैंने आपको 3-4 रीजन बताए कि वो इधर से उधर जाया करते थे, तो वो गुफाओं में क्यों रहते थे, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। आपको ये बात भी ये पता है, मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि खेती करने वाले लोग एक स्थान पे क्यों रुकते थे, ये आपको इनडायरेक्ट समझ में आया है। भाई जो इंसान खेती करेगा वो एक स्थान पर रुक कर ही तो खेती करेगा। मान लो हमने खेती शुरू की फॉर एग्जांपल हरियाणा में, और हम हरियाणा से खेती शुरू करके, और मान लेते हैं कि बच्चों हम तमिलनाडु में चले जाएं, और 2-4-6 महीने बाद हम तमिलनाडु से फिर केरला चले जाएं, केरला से पश्चिम बंगाल, और 2 साल बाद 3 साल बाद आके हम उस खेती को आकर देखें कि हमें वो हरी भरी मिलेगी, तो आपको पता है वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो लंबे समय तक रहने के क्या कारण थे, कॉमन सेंस की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। जिसने चैप्टर ध्यान से समझा, एक भी क्वेश्चन नहीं टिकेगा उसके सामने। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर कंप्लीट है। प्यारे आप इसलिए हो क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से केंद्रित है, पूरा डेडिकेशन है। और एनसीईआरटी की जो भी सीरीज हमारी चल रही है, ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। किसी भी बच्चे का डीएसएसबी का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो बच्चों, एनवीएस का एग्जाम हो, आर्मी स्कूल का एग्जाम हो, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनके लिए रामबाण है, जिनको समस्या आती है कम समय में एनसीईआरटी पढ़ने में। तो कम समय का मतलब है, आपने देखा कि नोट्स कितने बन पा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल बताऊं तो 1 से 1.5 पेज में सिमट जाएगा पूरा चैप्टर। कल भी 1 से 1.5 पेज था, यानी 3 पेज में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पूरी किताब को ही माने तो 15 से 16 पेज में हमारी पूरी किताब कंप्लीट, बल्कि उससे भी कम में, 15 भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम पेज में, 10-12 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगी एक किताब। तो बच्चों एनसीईआरटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फील देगी। कहाँ, जब आप पेपर दोगे किसी भी टीचिंग का। और सीटेट के तो बच्चों बिल्कुल रामबाण है, सीटेट में तो सीधा क्वेश्चन छपना है यहाँ से। सीटेट के लिए इसको जरूर से जरूर पढ़ना। चैप्टर टू चैप्टर मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर कल। चलिए, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।